अपना इंटरनेशनल ग्रुप है सर, विदेशों से भी लोग जुड़े हैं अपने ग्रुप में जी। तो 3 बार ओम का उच्चारण, स्पाइन सीधी, और फिर हम लोग प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबिलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। किस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आज के फैकल्टी निरंजन कुमार गुप्ता जी उपस्थित हैं। ये हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। सेमेस्टर 6 कर चुके, कैंपस से किया हुआ है, टॉपर रहे हैं वहाँ के, प्रतिभावान हमारे थेरेपिस्ट हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे शोभा जी गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। स्वाति गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, सेमेस्टर 4 कर चुकी है। इसके अलावा ब्रजमोहन जी कुशवाहा जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। उमा मिश्रा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। प्रतिमा राय जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में इसमें हर गुरिंदर सिंह जी उपस्थित हो गए हैं, जो बहुत बड़े थेरेपिस्ट हैं और बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे बीच में हरगुन सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनीषा रबाडिया जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। नमस्कार सर। हमारे समक्ष पिंकी तोमर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। प्रियंका शर्मा मैडम उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। सत्ता जैन जी उपस्थित है, हमारे सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। दीप्ति शाह मैडम ने भी ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। शीतल बासोपिया
हमारे सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। विष्णु प्रकाश सक्सेना जी हमारे प्रमोटर हैं, सेमेस्टर 6 कर चुके हैं और उनका स्वागत है, हमारे प्रमोटर भी हैं वो। तो इसके अलावा भी अभी 1-2 लोगों ने और ज्वाइन किया है, दीप्ति शायद जो भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम लोग जो भी ज्वाइन कर चुके हैं उनका भी सभी स्वागत कर रहे हैं। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, उनका ऋण कभी नहीं हम चुका सकते। उनकी वजह से ही यह संस्थान आपको इस रूप में विशाल रूप में दिखाई पड़ रहा है, विशाल वृक्ष के रूप में दिखाई पड़ रहा है, यह उनकी देन है। इसके अलावा हमको अभी आदित्य राज भी उपस्थित हो गए हैं, उनका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे प्रोफेसर सुषमा ओझा हैं, उन्होंने हमको एक्यूप्रेशर से परिचित कराया है, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। संस्थान का एक मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसको आपके माध्यम से पूरे जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये आपके माध्यम से ये विधा पूरे विश्व में फैलेगी और उसका लाभ समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। हमारे बीच में पुष्पा कुमारी जी उपस्थित हो गई, उनका भी स्वागत है। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में कोई बात कहने के पहले हम निरंजन जी का स्वागत करें। उसके पहले एक बात, हम जो प्रार्थना करते हैं, अब इस प्रार्थना के अर्थ को समझिए। अगर इस प्रार्थना को करते हुए हम 10 साल 15 साल 20 साल में अगर इस भावना में नहीं समझे कि वो शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग, कौन सा कर्तव्य मार्ग? उत्थान का, दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बनना है हमको। अगर हम ये भावना नहीं ला सके हैं तो हम मान रहे हैं कि इस प्रार्थना को करने पर हमारे शब्दों और अर्थों में बहुत अंतर है। हम शब्द बोलते हैं लेकिन उनके व्यापक अर्थों को ग्रहण नहीं कर पाते। हम जब कहते हैं कि हमारा निज हित हो जाए, हम आपका उत्थान करने के बाद अपने हित की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका हित हो, आपका हित होगा, हमारा हित हो रहा है। कितनी बड़ी भावना है। इस प्रार्थना को करते हुए जो लोग वार्धक्य की उम्र में हैं, 70 साल की उम्र में हैं, 58 साल की उम्र में हैं, अगर इस प्रार्थना को करते हैं और उसके मूल भावना को नहीं समझते, तो मेरा कथन यह है कि उनको ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। तब ये प्रार्थना को नहीं कहना चाहिए। इससे बढ़िया प्रार्थना मत करिए। बार बार ईश्वर को या बार बार अपने आराध्य को आप नाराज करने से बहुत प्रसन्न नहीं हो सकते। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। क्या संताप हरना है? तो हमारा संताप हरना यह है कि हम उनके कष्टों को दूर करें, तब तो हमारा संताप हरेगा। उनके भी संताप, हमारा भी संताप। तो इन शब्दों को हम लोग, मेरा कुल अभिप्राय यह है कि इन प्रार्थना को करते समय जब इसकी मूल भावनाओं को हम समझेंगे और उसके शब्दों और शब्दों के अर्थ को ग्रहण करेंगे, तब हम कहेंगे कि हम भौतिक और पराभौतिक दोनों अर्थों में शरीर को एक किए हुए हैं। नहीं तो हमारे शब्द अलग होंगे, अर्थ हमारा पराभौतिक है, शब्द हमारा भौतिक है। तो शब्दों और अर्थों में इतना अंतर होगा तो हमको मानसिक बीमारियां होंगी, ये तय मानिए। मानसिक बीमारी होगी, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, ये भावना है, ये सब पराभौतिक मानसिक बीमारियां हैं। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ शुरू कर रहे हैं। निरंजन गुप्ता जी प्रतिभावान हैं और मैंने कहा था कि तेजसा नहीं वह समीक्षते, तेज कभी उम्र नहीं देखती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे प्रोफेसर बहुत योग्य हैं और हमारा जो सेमेस्टर 4 का स्टूडेंट है वो बहुत कम योग्य है। अगर कोई समझता है तो उसकी बुद्धि की बलिहारी है। सुखदेव महाराज, अब वहां आज मैडम है नहीं, शुक्रताल में सुखदेव महाराज जी 15 साल की उम्र में थे और अपने बाबा को शिक्षा दे रहे थे।
खुद 12 वर्ष की उम्र में थे और सबको ज्ञान दे रहे थे। किसको? जो 70-80 वर्ष के लोग थे। अब वो नीचे बैठे थे, वो ऊपर बैठे थे। तो वो सारे श्लोक, उनका अर्थ ये होता है, क्रिया सिद्धि सत्य भवती, सत्व में है, तेज में है। महताम नोपकरणे, कर्म मात्र में नहीं, उम्र भी उपकरण ही है। हमारे कुछ प्रोफेसर कहते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर है। हम भी वही कह रहे हैं कि ग्रोथ डेवलपमेंट में अंतर है। अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो भले आपकी ग्रोथ हो गई हो, तो कोई फायदा नहीं है। अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करिए और विकसित होइए, डेवलपमेंट करिए, अन्यथा उम्र बढ़ती जाएगी, अहंकार वही रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कहाँ है हमारे आज के फैकल्टी? सर नमस्ते। नमस्कार, आपका पुनः स्वागत निरंजन जी का। और निरंजन जी अपनी बात शुरू करें प्लीज। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस सेशन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और हम लोगों का जो आज का सेशन है वो प्रैक्टिकल बेस है। और पिछले कई क्लासों में हम लोगों ने जो सैटरडे संडे की क्लास है उसमें हम लोगों ने, खास करके संडे की क्लास में हम लोग आयुर्वेद और चाइनीज के मेरिडियंस पे, ब्योल पे बात कर रहे हैं। हम लोग उसके पॉइंट्स के लोकेशन को कैसे हम लोग फाइंड आउट करें, उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल जैसा कि हम लोगों ने बात कर रहे थे, हम लोग कि 6 की पे बात कर रहे थे, प्रोफेसर पार्क जेबू की बात कर रहे थे। तो जिस ब्योल चार्ट पे हम लोग पॉइंट्स लगाते हैं अपने हाथ की हथेलियों पे, वो प्रोफेसर पार्क साहब की ही देन है। उनकी वजह से ही ये पूरे के पूरे शरीर का उपचार हम लोग केवल हाथ की हथेली पे करते हैं। और चाइनीज की जो मेरिडियंस है अपनी इन्हीं 3 यानी थंब और आपकी ये 2 फिंगर, इसी पे ये कंप्लीट हो जाती है। यानी दोनों हाथ में अगर बायलेटरल लगाएं तो इतनी ही चीजों में अपने सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग एप्लीकेशन कर पाते हैं। तो ब्योल मेरिडियन में एप्लीकेशन में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है कि कुछ कुछ मेरिडियंस के पॉइंट्स हम लोग लोकेट नहीं कर पाते, जिसमें हम लोगों को तकलीफ होती है कि अगर गॉल ब्लैडर का GB24 लगाना हो, लीवर का 13 नंबर लगाना हो, लीवर का 14 नंबर लगाना हो, या फिर बीच के कोई और पॉइंट हो, SP20 हो। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं पाम में जो कि हमें फाइंड आउट करने में समझ में नहीं आता कि इस पॉइंट तक अगर लोकेशन उसमें इस जगह दिख रही है तो एग्जैक्ट हम कहाँ पे यहाँ पे जाएं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो बोलते हैं कि आप प्रोब चलाइए और प्रोब से चला के देखिए, जहां पे आपको दर्द मिले वहां पे लगा दीजिए। लेकिन होता क्या है कि अपने अगर पूरे पाम में अगर पॉइंट्स हैं तो लीवर के पॉइंट्स है, इसका मतलब है अलग मेरिडियंस के भी कोई पॉइंट्स होंगे। तो ऐसे कंडीशन में जब आप अनुमान से प्रोब चलाएंगे तो हो सकता है कि आप जिस पॉइंट पे आपको लगाना है उस पॉइंट पे आप पहुंच नहीं पाए। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अगर हम लोग लैंडमार्क की हम लोग बात करते हैं, हम हमेशा ही बोलते हैं कि आपको अगर किसी पॉइंट्स पे, किसी पॉइंट की लोकेशन को ढूंढने में अगर आपको तकलीफ होती है तो किसी न किसी ऐसे जगह को आप लैंडमार्क बनाइए जिससे आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएं, उसके नियर अबाउट पहुंच जाएं। उसके बाद आप उस पे प्रोब भी चलाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट भी मिल सकता है। तो हम लोग यही बात करते हैं कि जब हम लोग ब्योल चार्ट पे हम लोगों को लगाना हो या कोई पॉइंट ढूंढना हो हम लोगों को, तो हम लोगों को हम पहले, सबसे पहले आप लोगों से स्क्रीन अपनी शेयर करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। हमारी स्क्रीन आप लोगों से शेयर हो रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था पिछले कई क्लासों में, आप लोगों में से जो नए जुड़े हैं वो पिछले क्लास के वीडियोस को जरूर देखें, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि ये अपना देखिए, ये अपने हाथ का इन साइड का भाग है और इन साइड में जितनी भी मेरिडियंस हैं अपनी इन मेरिडियंस, आपको इन्हीं 3 फिंगर पे ये आपको प्लॉटेड दिखती है। तो जो फिंगर में जहां से कोई मेरिडियन स्टार्ट हो रही है या कोई लास्ट पॉइंट है और उसका वहां से स्टार्टिंग पॉइंट उसको मान लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हार्ट का देखें तो H9 पॉइंट है यहाँ से, और लीवर का देखें तो लीवर का 1 नंबर पॉइंट है, या तो स्टार्टिंग पॉइंट है या तो लास्ट पॉइंट है। तो कहने का ये मतलब है कि फिंगर में हमें बहुत अधिक तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे एक जॉइंट्स के बीच में, दूसरे जॉइंट्स के बीच में गैप होती है और यहाँ स्पेस कम है, इसलिए हमें बहुत अधिक तकलीफ नहीं होती। हम आसानी से किसी भी मेरिडियंस के पॉइंट्स पे आसानी से अप्लाई कर ले जाते हैं। तो पिछले क्लास में जब हम लोग इस चाइनीज सिस्टम के ब्योल मेरिडियंस पे हम लोग काम कर रहे थे सुजोग पे, तो हम लोगों ने बात किया था, उसी चीज को थोड़ा रिपीट कर देते हैं, फिर आपको हम कुछ स्पेसिफिक एक एक मेरिडियंस के पाथवे हम आपको दिखाएंगे ब्योल में। तो जिसमें से नए लोग हैं उनको कुछ फायदा हो जाएगा। तो हम लोगों ने बात किया था कि जो पाम रीजन में आपको कोई भी है, चाहे किडनी मेरिडियन हो, स्टमक हो, स्प्लीन हो, गॉल ब्लैडर हो, चाहे लीवर के कोई पॉइंट हो,
उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को महारत हासिल करनी पड़ेगी कंसेप्शन वेसल्स की मेरिडियन पे, यानी सीबी मेरिडियंस के जो पॉइंट्स हैं उस पे हम लोगों को महारत हासिल करनी पड़ेगी सीबी पे। जब इसको हम लोग कर लेंगे तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चार्ट हमारी दिख रही है, आप लोगों को शेयर हो रही है ना हमारी चार्ट, जो स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं वो दिख रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक है। जी सर। तो देखिए हम लोगों को जी सबसे सर। पहला काम ये करना पड़ेगा कि हम लोगों को सीबी मेरिडियंस के पॉइंट्स पे कमांड करना पड़ेगा। कमांड ये करना पड़ेगा कि इसके चैनल के पाथवे हम लोग देखें तो अपने शरीर में भी कंसेप्शन वेसल्स की जो मेरिडियन है वो बिल्कुल सेंटर रीजन में है। तो अपने हाथ में भी जब हम लोग करस्पॉन्डेंस सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था प्रोफेसर पार्क साहब का, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे हाथ में जब हम लोग करस्पॉन्डेंस सिस्टम देखते हैं तो हाथ इस तरह से रखते हैं। तो अपनी जो मिडिल फिंगर वो लेग है, अपना जो इंडेक्स फिंगर है वो हैंड है। अपने हाथ का ये इन साइड का भाग है, यानी इन की जितनी मेरिडियन होगी वो हमें इस साइड में मिलेंगी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जब इसको सेंटर बनाते हैं और बॉडी को दो भागों में बांटते हैं, तो अपने मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर एक साइड कर दें, और अपने जो मिडिल फिंगर है और अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको एक साथ कर दें, तो कोई एक सेंटर पॉइंट बनेगा, कोई एक सेंटर लाइन बन जाएगा यहाँ से। अब इसके बीच में देखें कि सेंटर से एक सीधी रेखा खींच दें, तो ऐसे में आपको एक लाइन आपको बिल्कुल सीधी खींच देनी है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो सीबी चैनल आपको दिख रहा होगा, ये सीबी चैनल की मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और देखिए पाम में इस जगह पे आके यहाँ पे सीबी का 14 नंबर पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। और इसके बीच में जगह जगह हाथ में जो हमारी रेखाएं होती हैं, तो इसमें से इस रेखा को हम लोग बोलते हैं हार्ट लाइन, ये हमारी हार्ट लाइन है। तो देखें तो एक बराबर भागों में अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो एक बिल्कुल निश्चित बराबर भागों में देखें तो CB1, CB2, CB3, CB4, यानी ये जो हार्ट लाइन है इससे टच करता हुआ जो पॉइंट है अपना सीबी का वो है CB4। उसके बाद हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में आपके 3 पॉइंट्स हैं कंसेप्शन वेसल्स के, वो है CB5, CB6, CB7। तो स्पेस कम हो तो उसी के बीच में आपको दूरी मेंटेन करके आपको ये पॉइंट्स लगाने हैं। उसके बाद यहां से थोड़ी आगे चलें तो ब्रेन लाइन के बाद तो आप देखें CB8, CB9, CB10, CB11, 12, 13 और 14, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये भी बिल्कुल इक्वल डिवीजन में। तो आप क्या करें कि पहले तो अपने हाथ पे आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में अपने हाथ पे अनुमान लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप कई व्यक्तियों के हाथों में पॉइंट एप्लीकेशन करेंगे, उनके हाथों को देखेंगे तो किन्हीं का हाथ छोटा, किन्हीं का हाथ बड़ा, अलग अलग साइज के आपको मिलेंगे। तो आपको कोई जरूरी नहीं पड़ेगी कि वहां भी आपको लाइन खींचना पड़े, आप अनुमान से हाथ रख के भी बढ़ते चले जाएंगे एक निश्चित दूरी पे, तो आप ये डिवाइड कर पाएंगे कि हमें इतनी दूरी में हमें यहाँ पे CB8 से लेके CB14 तक सर के एक पॉइंट को क्वेश्चन कवर है। करना है। सर जब भी हम बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तभी ये जो 3 पॉइंट्स है जो 6, 7 वो बीच में हार्ट लाइन और उसके बीच में जरूरी नहीं वहीं पे आए। तो कोई संस्थान में जब प्रैक्टिकल किया था तभी उन्होंने बोला जरूरी नहीं वहां पे ही हो, वो इक्वली डिवाइड करते हैं 14 के 14। तो नहीं हार्ट लाइन और वो मेजर करना चाहिए कि इक्वली नहीं नहीं डिवाइड नहीं, करना चाहिए? ये देखिए एक तो और आपको अगर ये आप करना चाहिए अर्चना अगर दुबे के क्लास भी देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि ये 3 पॉइंट वहां पे नहीं आएंगे, वो जरूरी नहीं है। तो संस्थान ने जब प्रैक्टिकल किया था तभी सारा इक्वल डिवाइड किया हुआ है सेमेस्टर 1 देखिए में। अब आप लोगों को क्या बताया गया, लेकिन जब हम लोगों ने किया है वहां पे और कई सारे लोगों से मतलब ये चीजें मतलब हम लोग समझ चुके हैं अभी तक में कि ये जो 3 पॉइंट है ना CB5 से लेके CB6 और CB7, इन तीनों के बीच में ही वो आ जाएंगे। और इसके बाद के जो पॉइंट है उसका अगर आप सोचिए, आप थोड़ा मतलब इसको ये देखिए, अगर शरीर में बात करें तो बॉडी में तो ये लगभग इक्वल डिवीजन पे है, ठीक है। थोड़े बहुत अगर डिफरेंसेस के साथ देखें तो थोड़े बहुत तो हैं, लेकिन लगभग लगभग ये इन दोनों के बीच में ही ये 3 पॉइंट आ जाते हैं आपके। अगर आप देखें तो ये 5, 6, 7 3 पॉइंट जो है इसके बीच में आ जाएंगे, तब आपका यहाँ पे CB8 का नंबर पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट तीनों जो है इन दोनों के बीच में लगभग लगभग ही आते हैं, शायद ही वैसे हो। आप इसको ये कर सकते हैं, अगर आपको ये लगता हो कि आपको इक्वल डिवीजन करना है तो आप हार्ट लाइन के ठीक बाद CB4 के बाद CB5 इस जगह मान सकते हैं, CB6 इस जगह मान लीजिए, CB7 इस जगह मान लीजिए। तो थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन बहुत अधिक नहीं कर सकते क्योंकि इसके बीच के सर जब डिस्टेंस आप इक्वली डिवाइड करते हैं ना तो फर्क CB4 और CB5 हाँ में आता है, वो नीचे तो के हट उसमें जाएगा नहीं ना। आप आता है। देखिए जहाँ पे आप CB4 लगा रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा CB4, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर पॉइंट आप लगाएंगे कैसे?
तो आप सर इसमें वही ये है, वही करें, कंफ्यूजन है। हम आपको ये बता रहे हैं, कंफ्यूजन को निकाल दीजिए। आप जब पॉइंट एप्लीकेशन करेंगे, पेशेंट को पॉइंट लगाएंगे और उससे आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ है। क्योंकि जो हम बता रहे हैं, हम लोगों का रोज ही काम है कि कंटिन्यू हम लोग पॉइंट एप्लीकेशन कर रहे हैं, और कई लोगों से हम लोग सीख चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई आपको अलग से बात बता रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, CB4 के बाद जो CB6 लगाते हैं, उसमें थोड़ा गैप दे देते हैं उसके बीच में, तो वो तो हो ही जाता है। और अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग, शायद ही फीमेल्स में किसी किसी के इन लाइनों के बीच में गैपिंग कम मिलती है, लगभग देखें। बाकी अगर आप हाँ मेल सर, के एकदम पैटर्न में टच हो आप जाता देखेंगे, है, मतलब वो दो के बीच में CV5 6 7 एकदम टच हो जाता है एकदम। देखिए हम तो आपको ये बताएंगे कि अगर कोई फीमेल्स का हाथ है और उसके बिल्कुल ये लाइन दोनों बिल्कुल पास पास हैं, तो वहां पे डिस्टेंस थोड़ा बहुत इक्वल कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आप इसके यहाँ पे जहाँ CB5 है उसके बाद आप CB6 लगाएं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जी सर। ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे CB5, CB6 और CB7, तो लगभग इसी के बीच में आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आप CB8 से लेके CB14 तक के पॉइंट्स को इक्वल डिवीजन में बांट दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से अगर आप चलेंगे तो यहाँ से आप सीधा चले जाइए अपने थंब में, यानी इन साइड में। आप अगर थंब में इस जगह पे यहाँ पे टच करें, तो यहाँ पे आपको सेंटर में एक डिप्रेशन मिलेगा, यहाँ पे सेंटर में। तो इस जगह पे एक, चाहे तो इस जगह पे एक डॉट दे दें, और डॉट देने के बाद आप यहाँ से एक सीधी लाइन यहाँ पे खींच दें। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चैनल, CB चैनल, ये देखिए कंसेप्शन वेसल्स की चैनल आप लोगों को दिख रही होगी। तो बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींच दीजिए। अब यहाँ पे देखें तो CB14 के बाद CB15 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, CB15 के बाद CB16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो जो CB17 से लेके CB22 तक के पॉइंट जो है, बिल्कुल समझ सकते हैं इक्वल है। लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस आपको CB14 से 15 और 15 से लेके 16, इसके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस है। तो इसको क्या करें कि जब आप ड्राइंग करते हैं अपने हाथ पे, तो उस समय जब आप ड्राइंग करें तो इसके बीच में, अगर मान के चलिए कि अगर CB14 से लेके CB15 के बीच में आप पूरा का पूरा एक BM2 का जो मैग्नेट होता है हम लोगों के पास इस साइज का, अगर आप इतना गैप दे रहे हैं, तो इसमें जो CB17 और CB18 के बीच है, इससे थोड़ा सा गैप इसमें कम हो जाएगा, मान के चलिए थोड़ा सा गैप जो है उसका कम हो जाएगा। तो आप क्या करें, इसको डिवीजन करें, इसमें जो है आप डिवीजन करें इस तरह से, आप पेन से इसको ड्रॉ करके। तो आपका ये CB21 के बाद 22 जो है वो आपका ज्वाइंट पे है। इसके बाद देखें तो थंब पे आपका इस बीच में, यानी कहने का ये मतलब है कि इस बीच में कोई और पॉइंट्स नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका CB23, वो आपके ज्वाइंट्स पे है, आपके थंब में सेंटर में इस ज्वाइंट पे आपका पॉइंट है कंसेप्शन वेसल्स का CB23 के बाद फिर हाफ मैग्नेट से भी कम का गैप लें, यानी कह सकते हैं हाफ मैग्नेट का गैप ले लें। हाफ मैग्नेट का गैप लेंगे तो आपको वहीं पे पॉइंट मिल जाएगा कंसेप्शन वेसल्स का CB24। तो हम लोग पिछले क्लास में जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन कर रहे थे, उसमें हमने आपको यही बताया था कि कंसेप्शन वेसल्स पे अगर आपकी पकड़ अच्छी हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में बाकी उसके आसपास जो मेरिडियंस जा रही है, चाहे वो स्टमक की मेरिडियन हो, चाहे वो किडनी की मेरिडियन हो, चाहे वो स्प्लीन का पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, आप आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को करना क्या है, तो हम लोगों को ये करना है कि हम लोग यहाँ पे एक फंडामेंटल अपने समझ सकते हैं, अपने सोच से या अपने तर्क के माध्यम से, इसको आप खुद भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कंसेप्शन वेसल्स को आपने सेंटर लाइन में आपने ड्रॉ किया, और आप देख रहे हैं इसके ठीक बगल में अगर देखें तो किडनी की मेरिडियन का पॉइंट्स यहाँ से आपको दिख रहा होगा, CB के ठीक बगल में किडनी की मेरिडियन। लेकिन किडनी की मेरिडियन आपको फिंगर में अगर देखें, ये आपकी मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, और मिडिल फिंगर का टुवार्ड्स स्मॉल फिंगर के एज से, इस एज से यहाँ से बगल से किडनी की मेरिडियन गई है। कहने का ये मतलब है CB के हाफ, अगर हाफ ले लें, हाफ मैग्नेट का उसमें गैप ले लें, तो उसके ठीक बगल से आपकी किडनी की मेरिडियंस जा रही है। तो अगर आपको मान के चलिए इसमें आप CB5 लगा रहे हैं या CB8 लगा रहे हैं, और इसके साथ आपको किडनी का K26 पॉइंट लगाना हो, तो बहुत अधिक गैप नहीं होगा। अगर आपने CB8 लगा दिया तो उससे हाफ मैग्नेट का गैप लेके आप किडनी का K16 नंबर पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किडनी का 16 नंबर पॉइंट है, आसानी से लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक मेजरमेंट आप ये कर सकते हैं, एक तो आपको किडनी का लैंडमार्क मिल गया, किडनी का K8, अगर किडनी का 16 नंबर पॉइंट पे जाना है
तो कंसेप्शन वेसल्स का एक लैंडमार्क मिल गया CB8। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अपने मिडिल फिंगर के एज के सीध में भी एक लाइन आप इस तरह से खींच दें तो आपको ये पॉइंट एग्जैक्ट मिल जाएगा। यानी एक वर्टिकली सिस्टम का हमने यूज किया और दूसरा हम लोगों ने CB को हॉरिजॉन्टली लैंडमार्क के रूप में यूज किया। तो आपको किडनी के वो सारे के सारे पॉइंट्स आप देखिए, आपको दिख रहा होगा किडनी का यहाँ पे 21, 22, 23 और इस तरह से करते हुए 27 नंबर तक के पॉइंट्स यहाँ पे समाप्त हो जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि एक दो मेरिडियंस पे अगर आपकी अच्छी कमांड हो जाती है तो आप बाकी मेरिडियंस के जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो स्टमक के हों, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्टमक की मेरिडियंस है, और देखें तो ये आपकी मिडिल फिंगर है हमने बोला, और देखें ये सेंटर लाइन है फिंगर की, और इसके ठीक हल्का क्रॉस, बिल्कुल लाइट क्रॉस जाए तो देखिए आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल हल्का सा क्रॉस जाए तो इसके सीध में स्टमक की मेरिडियन गई है। अब आपको स्टमक के कोई पॉइंट अगर लगाने हैं तो क्या आप नहीं लगा सकते यहाँ पे? फिर आप कंसेप्शन वेसल्स को हॉरिजॉन्टली यूज कीजिए, यानी CB का जो नंबर है CB17, CB का 7 नंबर पॉइंट, इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं हम। अगर आपको स्टमक का कोई पॉइंट लगाना है, चाहे ST25 लगाना हो मान के चल लीजिए, तो आप यहाँ हॉरिजॉन्टली कंसेप्शन वेसल्स के CB8 वहां से एक लाइन हॉरिजॉन्टली खींच दीजिए आप, और दूसरी लाइन जो है आप अपने मिडिल फिंगर से हल्की क्रॉस करके इस लाइन में आप खींच दीजिए। जहां पे ये क्रॉसिंग हो जाए वहां पे आपका ये पॉइंट मिल जाएगा स्टमक का ST25। तो इस तरह से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस तरह से क्रॉस सेक्शन करके आप आसानी से किसी भी मेरिडियंस के पॉइंट तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तरीका यही है पॉइंट को फाइंड आउट करने का, और इससे अच्छा कोई तरीका नहीं कि इस पॉइंट पे आप आसानी से पहुंच जाए। आपको सहारा लेना ही पड़ेगा कंसेप्शन वेसल्स का या किडनी वेसल्स का, किडनी मेरिडियन का, तो कोई ना कोई सहारा तो जरूर लेना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से आप स्प्लीन पे भी आप पहुंच सकते हैं। जैसे स्प्लीन की मेरिडियन की बात करें तो देखिए SP का अगर आपको 14 नंबर पॉइंट लगाना है तो देखिए कंसेप्शन वेसल्स का CB5 अगर देखें तो लगभग इसी के रेशियो में ये पॉइंट है, थोड़ा बहुत 19-20 है आगे पीछे। तो आप हॉरिजॉन्टली आप एक CB5 से एक लाइन आप इधर खींच दीजिए इस तरह, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में। और दूसरा क्या करें कि अपने मिडिल फिंगर का जो कह सकते हैं थंब साइड का एज है, इस साइड का जो एज है, इधर से एक लाइन खींच दीजिए, यहां से एक लाइन खींच दीजिए, जहां पे ये क्रॉस कर जाए CB5 से हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वहां पे आपको स्प्लीन का 14 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। तो तरीका यही है, किसी भी मेरिडियंस के पॉइंट को अगर आपको पाम में फाइंड आउट करना है, लगाना है, तो उसका तरीका, सबसे सरल तरीका यही है कि इसके माध्यम से वहां तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। सर SP21 और SP20 के लिए क्या लैंडमार्क लेंगे? ठीक है, SP21 की जैसे बात कर रहे हैं तो स्प्लीन का 21 नंबर जो पॉइंट है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे SP20 ये है, और 21 की बात करें तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, करेक्ट है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक तरीका ये है कि जो लीवर का 13 नंबर पॉइंट आप ढूंढते हैं तो ये अपनी जो इंडेक्स फिंगर है इसके सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, इसके सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, और अंगूठे का ये जो कॉर्नर है इस जगह से एक लाइन खींचे, तो जहां पे ये कट जा रही है, कहने का ये मतलब है कि यहाँ से एक सीधी लाइन हम लोगों ने खींचा। ठीक है, और ये अंगूठे का, चूंकि इसमें जो चार्ट है ये फिगर किसी और ने बनाया हुआ है इसलिए थोड़ा सा ये ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन जब आप हाथ ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा ये इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन में जाएगा। तो जहां पे ये इस क्रॉस सेक्शन में जाएगा, इस फिगर में थोड़ा सा ये अगर हाथ देखें और इस फिगर को देखें तो थोड़ा सा डिजाइन में आपको अलग दिखेगा, क्योंकि इसमें थंब देखें तो थंब बिल्कुल सीधा है, लेकिन ऐसे अगर देखें तो इसका भी कर्वेचर है अपना। तो यहाँ पे बिल्कुल इसके ठीक सामने जब हाथ को, अंगूठे को थोड़ा सीधा करेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर ये क्रॉस में चला जाएगा, और अगर ऐसे करेंगे अंगूठे को तो बिल्कुल सीधा चला जाएगा। तो दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं, चाहे आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं तो ये हल्का क्रॉस में चला जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको लीवर का 13 नंबर पॉइंट इस जगह पे मिल जाता है, और इससे हाफ मैग्नेट ऊपर चले जाए तो स्प्लीन का 20 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप ये अपना सकते हैं कि देखिए इसके सामने अगर देखें, इसके सामने कोई कंसेप्शन वेसल्स का पॉइंट नहीं है और न ही कोई दूसरा है, लेकिन इसके नियर अबाउट में देखें तो ST का 25 नंबर पॉइंट्स हैं। तो आप चाहें तो इससे थोड़ा ऊपर जा सकते हैं हाफ मैग्नेट का गैप लेके, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर यहाँ अपने इंडेक्स फिंगर से एक सीधी लाइन खींच दें। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि लीवर 13 पे जाएं। सबसे पहले आप लीवर 13 पे जाएं, अपने इंडेक्स फिंगर से एक लाइन खींचे सेंटर से, और अंगूठे के इस क्रॉस से यहाँ से आप जो है एक लाइन खींचे, लीवर 13 पॉइंट जहां पे क्रॉस हो जाए वो लीवर 13 है, और वहां से थोड़ा सा ऊपर चले जाए हाफ मैग्नेट का गैप लेके, तो इसके लीवर 13 के ठीक ऊपर देखें तो आपको स्प्लीन का 20 नंबर पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है।
और रही बात 21 की, तो 21 बिल्कुल इजी है। इजी इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए आपकी जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है, इन दोनों के बीच में चलें तो देखिए कंसेप्शन वेसल्स का जो है 2 नंबर पॉइंट जो है और स्प्लीन का 21 नंबर पॉइंट जो है लगभग अगर देखें तो थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस के साथ बिल्कुल आमने सामने है। तो एक काम ये कर सकते हैं कि अपने हाथ में CB2 पॉइंट फाइंड आउट करें आप, CB2, और CB2 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप सीधा खींच दें और यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीचों बीच सेंटर में पॉइंट है, जहां पे ये क्रॉस कर जाए उस जगह पे ये पॉइंट आपको मिल जाएगा SP का 21 नंबर पॉइंट। ठीक है जी सर। लीवर का जो पॉइंट है ना 13 और 14, उसको 13 को ढूंढने का तरीका यही है, अगर आप अंगूठा ऐसे रखते हैं तो ऐसे चले जाए, और अगर अंगूठा जिस तरह से फिगर में बना हुआ, फिगर में इस तरह अंगूठा बना हुआ है तो इसके क्रॉस से एक लाइन खींचे तो ये इसी जगह पे, चाहे आप जैसे भी करें वो लोकेशन वही आएगी। लीवर का 13 नंबर आपको इसी सेक्शन से मिल जाएगा, यहाँ पे 13 नंबर। और रही बात लीवर का 14 नंबर लगाना है, तो देखिए लीवर का 14 नंबर की लोकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर आपको दिख रहा होगा इस जगह पे। तो इसके लिए फिर आपको लैंडमार्क में कंसेप्शन वेसल्स मदद करेगी। कंसेप्शन वेसल्स का देखिए कौन सा पॉइंट है, आप देखें CB16 और CB17, इन दोनों के बीच में ही इस पॉइंट की लोकेशन है जो है हमारा लीवर का 14 नंबर। तो उसके ठीक नीचे यानी कंसेप्शन वेसल्स की जो मेरिडियन है, यहाँ से जो पॉइंट जारी CB16, 17, इन दोनों के बीच में हाफ मैग्नेट नीचे उतर जाए सेंटर में, यानी हाफ मैग्नेट नीचे उतर जाए तो यहाँ पे आपको लीवर का 14 नंबर पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो देखिए CB चैनल आपका बहुत मदद करेगा, आपको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसमें किसी भी पॉइंट्स पे पहुंचना हो तो बहुत आसान है। स्प्लीन का कोई और पॉइंट हो उस पे भी आप आसानी से जा सकते हैं। तो आपको 2 काम करना है, एक तो ये देखना है कि आपकी जो फिंगर है इसके सामने पड़ रहा है या साइड में पड़ रहा है, किस एज पे पड़ रहा है, उसको भी आप एक लैंडमार्क बना के आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। कंसेप्शन वेसल्स या किडनी या स्टमक के पॉइंट को किसी अन्य पॉइंट को ढूंढने के लिए लैंडमार्क के रूप में हॉरिजॉन्टली आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। कोई अन्य पॉइंट बताइए आप में से जिसमें आप लोगों को दिक्कत हो रही हो। सर सॉरी, लीवर 13 एक बार रिपीट कर सकते हैं? ठीक है, हम इसमें रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, करेक्ट है, हम इसमें लाइन खींच के दिखाते हैं आपको। सॉरी पेन नहीं चल रहा है सर और एक LU1 भी दिखा दीजिएगा। LU1 कितना नीचे जाना चाहिए? बोन के बिल्कुल ऊपर दिखा आएगा, देंगे, बोन के नीचे बिल्कुल आएगा, उसको बोन भी के बता देंगे। साइड में? देखिए इसमें पेन मेरा चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो आप इसमें क्या करना है, ये आपके इंडेक्स फिंगर है, आप लोगों को विजिबल हो रहा है सबको। इसमें मान के चलिए सेंटर लाइन ये सेंटर हो गया, इस सेंटर लाइन से एक लाइन हम अगर खींच दें, एक सीधी रेखा यहाँ खींच दें और अपने अंगूठे से ये जो कॉर्नर है अंगूठा का, यहाँ से भी एक लाइन हॉरिजॉन्टली खींच दें, तो एक वर्टिकल लाइन हमने खींचा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने खींचा। जहां पे ये क्रॉस हो रहा है उसी जगह पे लीवर का 13 नंबर पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये यस सर, ओके, नाउ क्लियर, थैंक यू। आप बस इसको वर्टिकल लाइन एक खींचिए और अंगूठे के इस कॉर्नर से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, जहां पे वो क्रॉस कर जाए लीवर का 13 नंबर पॉइंट वही है। आप चाहें तो प्रोब से भी उस पॉइंट को चेक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा 13 नंबर ये। और 14 नंबर को ढूंढने के लिए हमने बताया आपको कि आप कंसेप्शन वेसल्स के CB17 और 16 के बीच में, जैसे ये लाइन गई हुई है इसके ठीक नीचे हाफ मैग्नेट का गैप ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको लीवर का 14 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट था आपका LU1 की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए LU1 जो लगाते हैं हम लोग, बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत होता है कि जैसे ये आपके देखिए आपकी इंडेक्स फिंगर है, यहाँ से ज्वाइंट है, ज्वाइंट के बाद हम लोग बहुत अधिक नहीं, अगर आप इस लाइन को देखें और इस लाइन को देखें तो इसके सेंटर में, यानी बात अगर करें इसकी, चूंकि फिगर कुछ और बना हुआ है, चूंकि फिगर में अगर इस लाइन को यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, जैसे इस लाइन को जैसे हम यहाँ तक ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग, कुछ लोग यहाँ पे मानते हैं LU1 का स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि जैसे ये जो आपकी लाइन है सबके हाथों में ये होती है, इनके और फिंगर का जो ज्वाइंट है, इन दोनों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है उस जगह पे LU1 और उसके ठीक बाद LU2, बिल्कुल LU1 LU2 बिल्कुल आसपास है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ज्वाइंट से थोड़ा पीछे है। अगर आप 2 मैग्नेट लगाएंगे तो बिल्कुल माइनर सा गैप होगा LU1 और सर तो वो LU2 बोन के नीचे आएगा, बहुत बोन के माइनर सा। ऊपर आएगा? जी सर वहां पे एक बोन होता है, तो बोन के नीचे आएगा, बोन के ऊपर देखिए आएगा? बोन तो आपका ऊपर तक है, यहाँ तक बोन है,
अगर हम बोन की बात करें, बोन तो यहाँ तक है, तो आपको बोन तक ऊपर नहीं जाना है, आपको बोन में ऊपर तक नहीं जाना है, आपको यहाँ से आना है कि जो ये भाग है आपका, हाँ ये मान सकते हैं जो बोन का कर्वेचर यहाँ से जो घूम रही है ना, ये जो बोन की कर्वेचर यहाँ से आके ये मुड़ रहे हैं इस तरह से करके राउंड होके, तो आप इसको मान सकते हैं कि आप इसको सेंटर मान लीजिए। वही बात तो हम भी बोल रहे हैं कि इसको, इस लाइन को सेंटर मान लीजिए। और फिंगर का जो ज्वाइंट यहाँ से दिख रहा है आपको, इसको सेंटर मान लीजिए। तो यहाँ पे आपका LU1, LU1 के बाद आपका LU2, बिल्कुल माइनर सा गैप के साथ ये दोनों आ जाएगा, LU1 LU2, बहुत अधिक गैप नहीं होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, बहुत माइनर सा गैप होगा इन दोनों के बीच में। और कोई पॉइंट बताइए आप लोगों में से और किन्हीं को कुछ पूछना है या फिर हम लोग आगे बढ़े थोड़ा और? जी सर, एक क्वेश्चन है जी। जी जी। क्योरेबिलिटी की जो मतलब एंगल से अगर देखें तो ये जो बेओल पॉइंट्स हैं आप समझा रहे हैं, इनकी एफिकेसी ज्यादा है सर, या मेरिडियंस के जो ये सभी पॉइंट्स जो बॉडी पे हैं उनकी एफिकेसी ज्यादा है? देखिए बात तो वही है ना कि जैसे हम लोग करस्पॉन्डेंस सिस्टम पढ़ते हैं, अपने जो मेरिडियन सिस्टम में पूरी पूरी बॉडी पे है, ठीक है ना, तो जी। किसी भी ओरिजिनल पॉइंट्स पे अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो उसका इफेक्ट स्वभावतः ही उसका ज्यादा होगा ब्योल की अपेक्षा। भाई हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अगर बोलते हैं कि थंब इज हेड, बोलते हैं ना सादृश्यता सिद्धांत में कि जो हमारा थंब है वो हमारे सर के जैसा है, लेकिन सर तो नहीं ना, सर के जैसा है, इसलिए मानते हैं क्योंकि नंबर ऑफ जो सिमिलरिटी है वो ज्यादा होती है। इसमें यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि आपके गर्दन में 2 जॉइंट है, इसमें भी 2 जॉइंट है, फिर हमें यहाँ पे नाक, आंख, कान, बहुत सारी चीजों को हम प्लॉट करते हैं और फिर इफेक्ट भी देखते हैं तो हमें मिलता है। तो थंब हमारा लाइक हेड, मतलब थंब जो है हमारे सर के जैसा, सर नहीं है, सर के जैसा है। तो स्वाभाविक बात है कि अगर किसी पॉइंट को हम अपने फेस पे या अपने हाथ पे ओरिजिनल पे करते हैं, उसका इफेक्ट इससे ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन इसका भी इफेक्ट कम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बोलते ही वही चीज है कि ये थंब इज हेड, मतलब जो हमारा थंब है वो सर के जैसा है। तो सर के जैसा है तो यहाँ भी हम अगर स्टिमुलेशन दे रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वो भी काम करेगा आपका, लेकिन परसेंटेज स्वाभाविक बात है कि वो ओरिजिनल मेरिडियंस पे ज्यादा उसका प्रभाव होगा। ठीक है सर हमने एक बहुत अच्छा वो सुना था कि एक होती है बहू और एक होती है बेटी, और बहू बेटी जैसी होती है। तो ये जो थंब है अपना वो बेटी जैसी है, बेटी नहीं है। मतलब चाहे जिस भी रूप में माने, लेकिन उसका प्रतिरूप अगर मानते हैं उसको करस्पॉन्डेंस सिस्टम में, तो उपचार देते हैं, उसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। सही है सर। ठीक है, तो ये आप इन साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें लैंडमार्क के रूप में आप सीबी चैनल को मानते हैं। और थंब के लिए हम लोगों ने जो नए लोग होंगे उनको हमने बताया था कि थंब के जो पॉइंट्स हैं, यहाँ बहुत ज्यादा हम लोगों को गैदरिंग दिखती है, बहुत सारे पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे चैनल हैं और एरिया बहुत छोटा है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें बहुत अधिक दिक्कत नहीं होती हम लोगों को। दिक्कत इसलिए नहीं होती है कि एक साथ हम लोगों को इतने मैग्नेट लगाने नहीं पड़ते। भाई थंब पे लगाना है, 2-4 पॉइंट हो सकते हैं कि हम कोई प्रोटोकॉल में लगा रहे हैं तो 2-4, तो उसके लिए हमने एक अच्छा और मतलब इजी उपाय ये है कि आप अगर करस्पॉन्डेंस अच्छे से बना सकते हैं, आप आईज, नोज और सारी चीजें आप ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद आप क्लासिकल मेरिडियंस में देखिए कि आपके आंख के पास से अगर लेटरल साइड की बात करें तो यहाँ जीबी मेरिडियन, इनर साइड की बात करें तो यहाँ से यूबी मेरिडियन स्टार्ट हो रही है। उसके बाद अगर आप आईब्रो पे देखें अपर साइड में लेटरल में, तो यहाँ पे ट्रिपल वार्मर समाप्त हो रही है। आपके आईज के बिल्कुल सेंटर में देखें तो यहाँ स्टमक चैनल स्टार्ट हो रही है। तो इसके पाथवेज को आप पहले ड्रॉ करें, आंख, नाक, कान, इन सब चीजों को, और इसके साथ साथ उस पे वो पाथवेज ड्रॉ करें। तो 1 से 2 बार जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको इसके सारे के सारे पॉइंट्स आपको अनुमान आ जाएंगे कि यहाँ पे थंब पे अगर स्टमक का कोई पॉइंट लगाना है, स्टमक 5 लगाना है, स्टमक 6 लगाना है, स्टमक का 4 नंबर लगाना है, तो आपको इजीली डिटेक्ट कर लेंगे कि स्टमक का 4 नंबर हमें यहाँ मिल जाएगा, 5 नंबर हमें यहाँ मिल जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो इस जगह के पॉइंट आप आसानी से करस्पॉन्डेंस सिस्टम के हिसाब से आप यहाँ पे इसको लोकेट कर सकते हैं। और प्रोफेसर पार्क साहब ने भी जो इस चार्ट को बनाया है, अगर आप देखें तो आपको उसी तरह से दिखेगा। जैसे हम मान के चलिए, देखिए आपका UB1 दिख रहा है, अगर दूसरी साइड भी यहाँ पे अगर आईज बना दें तो कॉर्नर में, तो ये UB1 का बायलेटरल अगर देखें दोनों हाथ में, तो इस साइड में दूसरा चैनल स्टार्ट हो जाएगा। सेंटर में देखें ये आपका नोज का ये है, तो ये नोज की टिप हो गई आपकी, और इसके ठीक नीचे आपका यहाँ पे इस जगह पे GB26 नंबर पॉइंट है। तो बहुत अधिक कठिन नहीं है, आप ड्रॉ करेंगे तो आसानी से सारे के सारे पॉइंट आपको दिखते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे।
उसी तरह से बैक में जाए हम लोग, इसी तरह से अगर पीछे की तरफ बात करें तो पीछे के साइड में हम लोगों ने बात किया था कि पीछे के साइड में जो आगे संगठन एक फैमिली वो लफड़ो माइक बंद कर लीजिए। हाँ जी, माइक बंद कर लीजिए। एक थोड़ी सी लड़की देखे मैंने कम जमाते वाली रेखा जी माइक बंद कर लीजिए। बहु जैसी नाने मोड़ी इतने सुंदर नाने। तो पीछे के साइड में अगर बैक साइड जरूरी है कि बहुत सुंदर हो तो वो तो यांग साइड में अपना जो गवर्निंग वेसल्स का मेरिडियन है, गवर्निंग वेसल्स की, वो आपका लैंडमार्क के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें भी फिर हम लोग बैक में देखें तो अपनी रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर एक साइड कर दें, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एक साइड कर दें, तो सेंटर लाइन यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दें, तो ये गवर्निंग वेसल्स का चैनल यहाँ से आपको दिख रहा है। GB1, GB2, GB3, GB4, GB5, GB6, GB7, GB8 और GB9। तो यहाँ पे एक तरीका ये है कि जैसे हम लोग इसको मोड़ते हैं तो आपको ये दोनों उठी हुई आपकी बोन दिख रही होगी, इन दोनों के बीच में अगर आ जाए, यहाँ पे सेंटर में, अगर इस सेंटर में आ जाए, अगर जैसे ये फिंगर का कह सकते हैं ये भाग है जहां से हमको ये उभार दिख रहा है, उसके बाद ये तो करी तुमने वहां चल रही कुछ गई। रेखा जी प्लीज माइक बंद कर दीजिए। तो इनके बीच में आपको गवर्निंग वेसल्स का 1 नंबर पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, GB का 1। और इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो जहां पे ये बोन की उभार दिख रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके ठीक बीच में इस जगह पे यहाँ पे आपको GB का 2 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। इसके ठीक बीच में यहाँ पे GB का 2 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद GB3 को ढूंढने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि GB1, 2 के बाद आप सीधा GB4 को फाइंड आउट कीजिए। GB1 और 2 को ढूंढने के बाद GB4 को फाइंड आउट कीजिए। तो उसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने हाथ में आप अपनी चारों उंगलियों को इस तरह से एक साथ मिलाएं और GB1 पे अपनी स्मॉल फिंगर को रख दें, इस तरह से GB1 पे रख दें और अपनी चारों उंगलियों को इस तरह से लेके चलें। तो देखेंगे कि आपकी जो चौथी उंगली है जिस जगह पे आएगी वहां पे एक डिप्रेशन मिलेगा, आपको गड्ढा मिलेगा आपको वहां पे। और उसके बाद अगर आप टच करेंगे तो वहां से लगेगा कोई बोन का उभार, डोमिनेंसी जैसी दिखेगी आपको। तो जहां पे ये आपकी 4 नंबर फिगर आ रही है, जहां पे ये आपका हाथ रुक जा रहा है, तो उस जगह पे आपको गवर्निंग वेसल्स का 4 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। सबसे तो अच्छा तरीका यही है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से अगर दबाव देके भी चलेंगे तो उस गड्ढे के बाद, वहां के बाद फिर आपको वहां पे डोमिनेंट दिखेगा, बोन दिखेगा उभार जैसा। तो जो गड्ढा है, यहाँ जो डिप्रेशन है, वही आपका गवर्निंग वेसल्स का 4 नंबर पॉइंट है। तो जिनको भी ये पॉइंट लगाना हो उनके हाथ से इन चारों उंगलियों से इस तरह से आप GB4 को फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद वहां से लगभग आप बीच में अगर माने तो एक मैग्नेट का गैप छोड़ दीजिए, बीच में एक मैग्नेट का गैप छोड़ दीजिए। एक नहीं, आप समझ लीजिए कि आप BM2 की या BM3 की बात करें तो लगभग 2 BM2 का गैप छोड़ दें लगभग आप, यानी इस तरह से बात करें तो इसके बीच में थोड़ी सी गैपिंग थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पे आप GB4 के बाद लगभग 2 मैग्नेट का गैप छोड़ दें। 2 मैग्नेट का गैप छोड़ने के बाद आपको फाइंड आउट हो जाएगा GB3। तो GB3 फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऊपर से आए, यानी GB4 से नीचे की तरफ आए। और दूसरा तरीका ये है कि आप लैंडमार्क में अगर GB3 ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए फिर आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, यूबी को लैंडमार्क बना सकते हैं। अब देखिए कैसे लैंडमार्क यूबी को बनाएंगे हम। जैसे कि आपने GB4 को फाइंड आउट कर लिया, GB4 के बाद अगर देखें तो GB4 के ठीक बगल में देखें तो यूबी का 23 नंबर पॉइंट है, 23 नंबर पॉइंट है। और यहाँ अगर देखें तो लगभग हाफ मैग्नेट, चूंकि बैक में बहुत ज्यादा गैप आपको दिख रहा है लेकिन इतना गैप होता नहीं है। अगर आप पॉइंट्स लगाएंगे तो बहुत अधिक गैप नहीं होता है इनके बीच में, थोड़ा थोड़ा गैप करके आपको जाना है। हाँ, थोड़ा नीचे के पॉइंट जो है 26, 27, 28, 29, 30, इसमें गैपिंग बहुत कम है। मतलब अगर एक साथ ये चारों मैग्नेट लगाना हो तो कहने का ये मतलब है कि अगर ये GB 26, 27, 28, 29 लगाना हो तो एक साथ 3 मैग्नेट BM2 लगा देंगे तो भी ये चारों के चारों पॉइंट कवर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे क्या करें आप, GB4 को अगर फाइंड आउट कर लिए, आपको लगाना है GB3, तो आप क्या करें, इस पे सीधे चले जाएं आप यूबी के 23 नंबर पॉइंट्स पे। GB4 के ठीक बगल में अगर जाएं तो जो आपकी मिडिल फिंगर की जो मेटाकार्पल बोन का एज है, यानी बोन का जो एज है, साइड का भाग है, उसी बोन के एज पे मिडिल फिंगर के यहाँ पे आपको यूबी का 23 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर हाफ मैग्नेट नीचे आए तो आपको यूबी का 24 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। हाफ मैग्नेट से प्लस या कह सकते हैं कि उसके नीचे और आएंगे तो यहाँ पे आपका यूबी का 25 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। और इसके ठीक बगल में अगर किसी महिला को डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है, UTI का भी बोलेंगे
कि गैपिंग हम लोग एक अनुमान से इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबके हाथों का साइज थोड़ा अलग अलग होता है, तो वो थोड़ा सा डिवाइडेशन बताना किसी को एग्जैक्ट बड़ा मुश्किल होता है। कि अगर कोई फीमेल का हाथ है तो वो अपने हाथ में देखेंगे उनका हाथ बहुत छोटा है, तो उनको लगेगा अरे हाफ मैग्नेट का गैप बोल दिया तो बहुत ज्यादा हो गया। तो ये जो गैपिंग होता है वो हमारे अपने दिमाग से उस समय प्रेजेंट ऑफ माइंड के हिसाब से निर्णय लेना होता है कि इनका अगर हाथ छोटा है तो हमें गैपिंग कितनी कम करनी है। ये नहीं है कि मैग्नेट BM2 है तो हम हाफ मैग्नेट कर दें, पता चले उनका हाथ बहुत छोटा है और जो है वो पॉइंट का लोकेशन गड़बड़ हो जाए। वो थोड़ा सा आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको खुद ही लगाना पड़ेगा कि इसमें गैपिंग हमें कितना करना चाहिए। तो इस तरह से जैसे GB4 के बाद सामने UB23, 24 और 25 इसके ठीक सामने जाएंगे तो GB का 3 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। हाँ जी बताइए, आप क्या बोल रहे थे? सर जैसे किसी महिला को डायबिटीज और यूटीआई दोनों का प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप B23 भी लगाते हो, B30 भी लगाते हो, B27 भी लगाते हो, मतलब इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, तो उसको लोकेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए डिफिकल्ट तो है क्योंकि चाइनीज के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि लोकेट करना काफी कठिन है। तो वहां पे लैंडमार्क आप बना सकते हैं। हमने बताया था ना आपको कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इन दोनों चीजों का आप देखिए, जैसे अभी हमने बताया आगे के साइड में कि आप सीबी चैनल को आप जो है लैंडमार्क बना लीजिए। लेकिन अभी देखिए, अभी जीबी के पॉइंट को ढूंढने के लिए हमने क्या किया, यूबी के पॉइंट को लोकेशन बनाया। हमने GB4 ढूंढ लिया, GB4 से हम UB23 पे आ गए और उससे नीचे आ गए, यहाँ पे UB25 के ठीक सामने देखें तो GB का 3 नंबर पॉइंट मिल गया। तो तरीका वो हमें खुद ही याद करना पड़ता है कि हम कहाँ पे कौन सा फंडामेंटल्स का यूज करें। और रही बात कि ये जो कुछ पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना 26, 27, 28, ये बिल्कुल पास पास हैं, बिल्कुल पास पास हैं। तो अगर ये 25, 26, 27, 28 इन सब पॉइंट्स को लगाना हो तो बहुत अधिक हाथ में गैप नहीं होगा। चार्ट में तो दिख रहा है लेकिन नहीं हाथों सर, में क्या बहुत होता है, अधिक गैप नहीं होगा। B31 भी होता है, B30 भी होता है और 27 भी होता है, तो वो जब लगाते हैं तभी ऐसे लगता है कि पूरा एरिया नहीं, कवर हो गया। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे आप देखें जीबी तो बिल्कुल सेंटर लाइन में है और यूबी का जो कुछ पॉइंट है जैसे 31, 32, 33, 34, 35, अगर ये देखें तो ये मिडिल फिंगर का आपके साइड एज पे है। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, एक लाइनिंग खींच सकते हैं। जो फिंगर का एज है, इस फिंगर के एज से एक लाइनिंग खींच दीजिए, आपको आसानी से वो मिल जाएगा, वो पॉइंट, दिक्कत नहीं होगी आपको। और रही बात कि जो ये यूबी का जो दूसरा चैनल, पहला चैनल है यूबी 17, 18, 19, 20, 21, 22 से लेके 30 तक का, तो जैसे ये आपकी मेटाकार्पल बोन है ना मिडिल फिंगर की, ये मेटाकार्पल जो बोन है, तो जैसे हम लोग सेंटर लाइन में यहाँ पे जीबी मानते हैं, तो इस बोन पे सेंटर लाइन में ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेंटर पे ये यूबी का चैनल नहीं है, ये सेंटर पे नहीं है, बिल्कुल एज पे है। मतलब इसको कहें तो सेंटर से थोड़ा बिल्कुल माइनर सा हल्का नीचे चले जाएं तो बिल्कुल एज पे ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। ये यूबी 17 से लेके 20-30 तक के जो पॉइंट दिख रहे हैं एज पे है। और उसके बाद जो आपको ये पॉइंट है यूबी 33, 32, 34, 35 जो दिख रहे हैं, ये बिल्कुल थोड़ा अंदर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखें तो ये थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है, थोड़ा अंदर की तरफ, यानी थोड़ा और अंदर की तरफ आ जाएंगे इसमें, यानी गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन के बिल्कुल पास पास, बिल्कुल साइड साइड से होते हुए। तो ये कुछ पॉइंट थोड़े से अंदर आ जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप इसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस तरह से डिवाइड करके आप इस तरह से पहुंच सकते हैं उस पॉइंट पे, बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत तो माइनर सा होता ही है। उसके बाद देखिए आपका जो गॉल ब्लैडर का 30 नंबर पॉइंट है, ये बिल्कुल टिप पे है। आप जब फिंगर को मोड़ते हैं मिडिल फिंगर, तो ये उठी हुई भाग जो दिख रही है, इस पे गॉल ब्लैडर का 30 नंबर पॉइंट है, गॉल ब्लैडर GB30। और TW14 जो है, ये भी आपके इंडेक्स फिंगर पे बिल्कुल टिप पे है, ये जो उठी हुई हड्डी दिख रही है इस पे बिल्कुल से ऊपर में है। तो कुछ कुछ पॉइंट अब देखिए, अब यहाँ पे अगर इस चार्ट में देखें और फिंगर को देखें तो बिल्कुल अलग लग रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें और ऐसे करके देखें हाथ पे और वहां देखें तो आपको लग रहा होगा TW14 काफी ऊपर दिख रहा है, यानी हो सकता है वो यहाँ हो, इस तरह से ऐसे दिखता है चार्ट में। लेकिन वास्तविक ये है कि ये बिल्कुल टिप पे है इस जगह पे। तो वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे जैसे जैसे एप्लीकेशन करते जाएंगे वैसे वैसे ये एक भेद खुलता चला जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा जो है, जो यूबी का दूसरा चैनल है, सेकेंड चैनल है, जिसमें यूबी 42, 43, 44, 45, 46, 47 दिख रहा है, ये भी आपका बिल्कुल मिडिल फिंगर के सेंटर में नहीं, ये दूसरी साइड के एज पे है, मिडिल फिंगर के दूसरी साइड के एज पे। तो जब हम लोग किडनी यांग के पॉइंट लगाते हैं या कोई और पॉइंट लगाते हैं, तो जैसे हम लोग कुछ पॉइंट लगाते हैं उसमें, जिसमें आपका GB4, UB23, 47 लगाते हैं ना हम लोग, तो उसमें हम लोग बहुत अधिक गैप नहीं देते, माइनर सा गैप देते हैं। जैसे हम
यहाँ पे GB4 लगा रहे हैं, तो उसके ठीक बगल में एक मैग्नेट हमने लगा दिया UB23, और उसके साथ ही एक मैग्नेट हम लोगों ने लगा दिया UB47। तो 3 मैग्नेट, बिल्कुल माइनर सा गैप। बिल्कुल हाथ छोटा है तो उसमें बिल्कुल भी गैप मत दीजिए। अगर हैंड बड़े हो तो थोड़ा माइनर गैप कर दीजिए, लेकिन अगर हाथ छोटा हो तो बिल्कुल भी गैप मत दीजिए। बिल्कुल 3 मैग्नेट बिल्कुल पास करके लगा दीजिए GB4 गड्ढे में। सकते हैं क्या करके कि ये नेक्स्ट नकल के नीचे का लाइन होगा जी, 2 नकल्स के बीच में जीवी आता है, राइट? हाँ जी, इसके बीच में ये GB लाइन है। हाँ, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि उसके बगल वाला नकल के नीचे आएगा ये? कौन सा सेकेंड चैनल वो बात कर रहे हैं? हाँ, सेकंड चैनल नहीं, सेकेंड चैनल जो है, जो बोन है आपकी मिडिल फिंगर की, जो मेटाकार्पल बोन है, इसके दूसरे साइड के एज पे चला जाएगा, यानी सेंटर लाइन को टच करता हुआ रहेगा। जो दूसरा सेकेंड लाइन है ना, ये वाला, ये जो दूसरा चैनल है यूबी का, वो सेंटर, जैसे इस बोन की अगर सेंटर की बात करें, इसके बीचों बीच की बात करें, तो बिल्कुल सेंटर पे भी लगाएंगे दूसरा चैनल तो चल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा, चूंकि मैग्नेट जब लगाएंगे ना, तो वो दूसरे साइड के एज को कवर कर लेगा, थोड़ा सा एज को कवर। मैग्नेट के डिस्टेंस पे हम मान सकते हैं, बिल्कुल बहुत माइनर सा पता नहीं चलेगा उसमें। तो ऑलमोस्ट सेंट्रल लाइन पर ही है फिर ये जी, ऑलमोस्ट सेंट्रल लाइन के पास ही है। हाँ, ऑलमोस्ट सेंट्रल लाइन पे। लेकिन देखेंगे ना, चूंकि देखिए अगर आपको दिख रहा होगा ना, तो जितने भी अपने लाइंस दिखते हैं, थोड़े आपको क्रॉस दिखते हैं, हल्के, बिल्कुल माइनर सा दिखता है आपको इसमें, तो बिल्कुल जब चलेंगे ना तो उस एज को कवर कर लेगा। और मैग्नेट लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा कि ये दूसरे साइड के एज को भी ये कवर कर लिया। 3 मैग्नेट अगर आप लगाएंगे तो वो कवर कर लेगा अपने आप। अभी आपने कहा तो मैं देख रही हूँ 2 सेकंड नकल के तक नहीं जाता है ये, और आगे तक जाता है। हाँ, उतना आगे नहीं तक जाता है। हाँ, तो वो कवर कर लेता है। इसलिए चूंकि चार्ट क्या है ना, कि जो ये फिंगर है, तो ये कह सकते हैं 2 डायमेंशन है, मतलब सिंपल जो है ड्राइंग किया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा वो समझ में नहीं आता है कि भाई ये कहाँ तक गया है। चूंकि बोन दिखता नहीं, मसल्स, वो सब चीजें दिखते नहीं, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन होता है। पर आप 3 मैग्नेट एक साथ जब लगाएंगे तो देखिए, इसमें ऐसे भी हम लोग जब किसी को स्पाइन वगैरह देते हैं, तो गवर्निंग वेसल्स चैनल के ठीक बगल में दूसरी लाइन जो है, वो हमारे ऑर्गन का बैक्सू पॉइंट है फंक्शनल के लिए। और जो ये दूसरा चैनल है, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ चैनल है ये। अगर इसको साथ साथ किसी ऑर्गन को आप ट्रीट कर रहे हैं और यूबी के सेकंड चैनल को यूज करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका उस ऑर्गन का लिम्फेटिक फंक्शन थोड़ा बेहतर हो जाता है। अगर हम एक्चुअली क्लस्टर लगा रहे हैं तो वो तो पूरा ही कवर हो जाता है, जीबी से यूबी आउटर लाइन भी कवर हो जाता है, लगभग कवर हो जाती है, थोड़ी बहुत 19-20 अगर मान के चले। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आप यूबी लाइन, जीबी लाइन, इस तरह से करके आप इस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो फिर हमारा जो गवर्निंग वेसल्स की मेरिडियन है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हम यहाँ तक आए GB9 तक, और उसके बाद फिर यहाँ से फिर हमें ऊपर टॉप की तरफ जाना है, हेड की तरफ जाना है। तो फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, अगर इस थंब को सेंटर लाइन मान के एक लाइन खींच दें, तो देखिए यहाँ पे भी आपको एक डिप्रेशन मिलेगा, इस जगह पे भी। तो GB9 अगर आप चाहें तो 2 जगह यूज कर सकते हैं। एक तो आपने यहाँ यूज किया, इस जगह पे जहाँ पे सेंटर में आप गए, जहां से आपकी रिस्ट मुड़ रही, यहाँ पे आपने GB9 यूज किया। दूसरा, अगर चाहें तो GB9 आप यहाँ भी लगा सकते हैं, दोनों जगह आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे आप यहाँ लगाएं चाहे आप यहाँ लगाएं। तो GB9 आप इस जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपको इस सेंटर लाइन में आपको डिप्रेशन मिल रहा है, GB9। उसके बाद फिर देखिए लगभग इक्वल डिवीजन कर दीजिए, तो GB10, 11 आपको, उसके बाद 1 मैग्नेट का गैप इसमें छोड़ दीजिए, हाफ मैग्नेट का, मतलब फिंगर के हिसाब से और हाथ के हिसाब से। उसके बाद देखें GB12 के बाद GB, यहाँ पे देखिए मैग्नेट का गैप है। उसके बाद GB13 के बाद फिर आपको जॉइंट्स पे, जो आपका थंब है, थंब के जो लोअर जॉइंट्स है, इस जगह पे GB का 14 नंबर इस जगह पे आ रहा है। 14 के बाद फिर देखें तो इस बीच में कोई पॉइंट नहीं है, इस बीच में। उसके बाद GB का 15 नंबर पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है जॉइंट्स के पास। और जो थंब है, जो इसका जॉइंट है, इस पे जॉइंट पे बिल्कुल आपका गवर्निंग वेसल्स का 16 नंबर पॉइंट है। तो जॉइंट के ठीक पीछे, यानी जॉइंट के ठीक पीछे की बात करें तो यहाँ पे GB 15 और जॉइंट पे बिल्कुल सेंटर पे आपका GB का 16 नंबर। 16 के बाद अगर देखें तो यहाँ पे थंब में भी यहाँ बहुत अधिक स्पेस नहीं बचता है, तो यहाँ आप 3 भागों में इसको बांट दें, तो आपको यहाँ पे GB 17, 18 और नेल का जो बेस है, इस जगह पे GB का 19 नंबर पॉइंट मिल जाएगा।
उसके बाद जीबी के 20 नंबर की बात करें तो बहुत लोग जीबी 20 यहाँ भी अप्लाई करते हैं। आप चाहें तो इस जगह पे भी जीबी 20 लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने जो थंब का जो अपर एज है ऊपर टॉप, इस जगह पे जीबी 20 लगाते हैं। तो आप चाहें तो अगर किसी को दिक्कत हो तो इस जगह ना लगा के आप चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, नेल पे जीबी 20 इस जगह पे। और पीछे के साइड में जाएंगे हाथ में तो देखिए आपको यहाँ पे ऊपर में टॉप में आपको दिख रहा होगा जीबी का 20 नंबर पॉइंट। ये देखिए, आप चाहें तो या तो यहाँ टॉप पे लगा दें, या चाहें तो दिक्कत हो तो आप चाहें तो नेल पे इस जगह पे आगे में यहाँ पे लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत बार यहाँ पे दिक्कत होती है तो आप इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद देखें तो गवर्निंग वेसल्स का जीबी 20 के बाद देखें तो 20 के बाद 21, 22, 23, 24 आपको 3-4 पॉइंट जो है बिल्कुल पास पास दिख रहे हैं। और ये इतने पास हैं कि 2 BM2 मैग्नेट लगा दें तो ये चारों के चारों पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। जीबी 21, 22, 23, 24। इवन अगर आप चाहें तो जीबी 20 भी अगर टॉप से लगा दें तो 3 मैग्नेट लगा दें तो पूरा का पूरा आपका ये कवर कर जाएगा। अगर फिंगर छोटे हो तो BM1 का यूज कीजिए। उसके बाद देखें तो उसके बाद फिर आगे का पॉइंट आपको ढूंढने में दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि जीबी 25 जो है वो नोज की टिप पे है। तो आप जब करस्पॉन्डेंस आपको पता होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अपने थंब में ये जो उभार है वो नोज की टिप है। तो यहाँ पे आपको जीबी 25 मिल जाएगा। इससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको जीबी का 26 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। तो आसानी से इसी तरह से पॉइंट एप्लीकेशन में किसी भी पॉइंट्स को ढूंढना हो तो थोड़ा इसके लिए थोड़ा खुद से मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ये करना पड़ेगा, आप 2 चीज देखें। एक तो जिस मेरिडियन को लैंडमार्क बना रहे हैं उसको हॉरिजॉन्टली यूज कीजिए। दूसरा, आपके फिंगर में जो एज है, किनारे हैं या सेंटर लाइन है, इसको आप वर्टिकली यूज करें, इसको आप वर्टिकली यूज करें। और जिसको भी आप लैंडमार्क बना रहे हैं उसको हॉरिजॉन्टली यूज करें, चाहे सीवी को बना रहे हैं चाहे जिसको भी। तो इससे आप आसानी से किसी भी, चाहे पाम में फ्रंट साइड की बात हो चाहे वो बैक साइड की बात हो, लगभग लगभग आप पहुंच जाएंगे। थोड़ी बहुत बैकसू पॉइंट्स में बहुत अधिक दिक्कत नहीं होती है। और ज्यादातर जो पॉइंट एप्लीकेशन में हम लोग यूज करते हैं आपका GB4, UB23, 47, UB22, UB28, UB30, ये सब पॉइंट ज्यादातर यूज होते हैं। तो जब 1 बार 2 बार 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आसानी से उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। और किन्हीं को किसी पॉइंट के बारे में अगर बात करना हो, किसी पॉइंट्स के बारे में कुछ अगर रह गया हो तो आप बता सकते हैं। लगभग लगभग हमें लगता है कि सबको समझ में आ गया। अब देखिए, हम लोग जहां बात करने वाले थे वो आपको ये चार्ट दिखाने वाले थे। हम लोग कमांड पॉइंट की बात कर रहे थे, तो इसी चार्ट में इंडिकेट कर दिए हैं हम अलग अलग कलर से कि अगर किसी मेरिडियंस के, जैसे आपको स्प्लिन के 500 पॉइंट्स वगैरह अगर ढूंढना हो तो उसको कैसे लगाएं। तो इसको 2 तरीके से हमने किया। एक तो जो चार्ट है अपना फिंगर का वो हमने इसमें दिखाया है। दूसरा, पाथवेज तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि लंग्स के पाथवेज की बात करें तो इसका लोकेशन हम लोगों ने देख लिया, कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे जाके समाप्त हो रही है। इसके बाद हम लोगों ने ये भी बात किया था कि लंग्स में जो है और सभी मेरिडियंस में अपने 5 जो कमांड पॉइंट्स है जिसको हम लोग एनर्जी वाइज यूज करते हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर के नाम से। और इन पॉइंट्स का लोकेशन अगर हम लोग देखना चाहें तो इस चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कमांड पॉइंट के पॉइंट को। कुछ जैसे LU11 की बात करें, LU10, LU9, LU8 और LU5, ये पांचों के पांचों पॉइंट लंग्स के अलग अलग एनर्जी के पॉइंट हैं। एक विंड का पॉइंट है, दूसरा हीट का पॉइंट है, तीसरा ह्यूमिडिटी का पॉइंट है, चौथा ड्राइनेस का पॉइंट है और 5वां कोल्डनेस का पॉइंट है। तो इसके लोकेशन को जैसे बहुत बार क्या होता है कि जैसे हम लोग LU11 लगाना हो या लीवर 1 लगाना हो या SP का 1 नंबर लगाना हो या किडनी का 1 नंबर लगाना हो, तो बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ से लगाएं या यहाँ से लगाएं, किधर से लगाएं। तो इसमें देखिए जो साइड वाला बात करते हैं, जैसे आपका, जैसे सपोज डेट मान के चलिए ये आपकी फिंगर है, हम फिंगर का आगे का और पीछे का दोनों भाग बना रहे हैं। ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये फिंगर का आगे का भाग है और दूसरा जो है फिंगर का बैक साइड का भाग है। तो देखिए फिंगर में जैसे ये नेल का जो बेस है, यहाँ तक जैसे आपकी नेल है, सपोज डेट मान के चलिए आपका नेल वाला एरिया है, तो जहां पे ये नेल का समाप्त हो जा रहा है, जो बाहर निकल जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जहां आपकी स्किन का बात कर रहे हैं कि यहाँ का जो एरिया है
इसके ठीक बाहर अगर बैक में देखें तो अगर इस लाइन को खींच दें तो यहाँ तक आपका नेल, यहाँ के बाद फिर आपके स्किन से वो बाहर निकल जाती है नेल। तो ये एरिया अंदर के साइड में स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हो जाता है। तो जैसे लंग्स में भी देखें ये वही जगह है। आप अगर अपने नेल के ठीक इस कॉर्नर को देखें, अगर अपने हाथ में आप सभी लोग देखें तो जो कॉर्नर होता है यहाँ कॉर्नर, इसके ठीक पीछे, इसके पीछे आ जाएं तो ये आपका पहला स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा यहाँ से। और जो बीच में है अपनी मेरिडियन, जैसे अपनी हाथ में पेरिकार्डियम है और स्प्लीन है, ये थोड़ा ऊपर तक जाता है, हमारे टॉप तक जाता है। जैसे इस जगह पे बात करें, जैसे अगर पेरिकार्डियम का लगाना हो तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन बाकी जो दो हैं वो इधर से और इधर से थोड़ा नीचे से, ये नीचे से स्टार्ट होगी। तो देखिए आपको लंग्स का जैसे विंड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये उसी लोकेशन पे है, इसी जगह पे। उसके बाद जो हीट पॉइंट है, देखिए इन दोनों के बीच में गैप है थोड़ा सा, LU11 और LU10 के बीच में थोड़ा गैप है। और ये अगर ज्वाइंट में देखें किसी का तो बिल्कुल ज्वाइंट से हाफ मैग्नेट, अगर एक सामान्य व्यक्ति, अगर हमारे हाथ की बात करें तो अगर हमें LU11 लगाना हो तो LU11 हमने यहाँ लगा दिया। LU11 के बाद जो 10 लगाएंगे हम, 10 इस जगह पे लगा देंगे, 10 यहाँ पे। उसके बाद लगभग हाफ मैग्नेट का गैप लिया हमने। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा LU9 नंबर पॉइंट्स आ गया। LU9 के बाद LU8 नंबर पॉइंट यहाँ पे आ गया और LU5 नंबर पॉइंट फिर हमारा सेकेंड ज्वाइंट पे इस जगह पे अवेलेबल है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत सारे थेरेपिस्ट गलती ये करते हैं कि जो हमारा ये मेरिडियन सिस्टम है, कोई भी मेरिडियंस के आप पॉइंट लगा रहे हैं, लंग्स के, लार्ज इंटेस्टाइन के, स्टमक, स्प्लीन, किसी के भी पॉइंट, जैसे आपने अगर यहाँ पे लीवर के पॉइंट लगाए, स्प्लीन के पॉइंट लगाए, तो जब आप एप्लीकेशन करते हैं किसी कॉर्नर वाले पॉइंट में, एज वाले पॉइंट में, तो लगने के बाद जब आप अपने हाथों को सटाते हैं तो बाहर से वो मैग्नेट दिखने चाहिए आपके। ये नहीं कि जैसे हमने अगर यहाँ पे कोई पॉइंट्स लगाया किडनी का K10 और जब हमने हाथ को इस तरह सटाया तो वो पॉइंट हमें दिख ही नहीं रहा K10 कहाँ लगा है। यानी लगने के बाद हमें वो पॉइंट यहाँ दिखना चाहिए, हाथ उंगली सटाए तो ये पॉइंट बाहर दिखना चाहिए। बहुत बार लोग गलती ये करते हैं कि बिल्कुल साइड में लगा देते हैं, बिल्कुल साइड में लगा देते हैं, और जब हाथ इस तरह सटाएंगे तो पता चला मैग्नेट जो है इन यांग बॉर्डर पे चला गया। तो जो मेरिडियंस है वो बिल्कुल अपने बाहर पे है, एकदम बिल्कुल इस पे, इस लाइन पे ही है। यानी जब आप मैग्नेट लगाएं साइड वाले भाग पे तो वो मैग्नेट आपके दिखने चाहिए, छुपने नहीं चाहिए, बिल्कुल सामने अगर दिखाएं तो ऐसे दिखना चाहिए। तो इस तरह से इस चार्ट में, इस जो पीपीटी है, इसमें सभी मेरिडियंस के 500 पॉइंट्स, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और इसमें आपको लोकेट करके कम से कम ये 5 तत्वों के जो पॉइंट्स हैं इसको आप कैसे लगाएं उसको इसमें दिखाए गए हैं। और बाकी पूरे के पूरे एक एक मेरिडियंस के आपको हम कंप्लीट, जैसे लंग्स में अगर 11 पॉइंट है तो LU1 से लेकर LU11 तक के पॉइंट को भी हम आपको दिखाएंगे। तो जो नेक्स्ट हम लोगों की क्लास होगी उसमें हम पूरा का पूरा, देखिए ब्योल में आप लोगों को इस तरह से वो चार्ट भी आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे हम लोग इसको लोकेट करते हैं। एक एक मेरिडियंस के पाथवेज को हम आपको दिखाएंगे, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह से पॉइंट लगाए हम लोग, वो भी दिखाएंगे आपको। तो इस चार्ट में ओनली हम लोग सभी मेरिडियंस के इस 500 पॉइंट्स को हमने इसमें लोकेट किया है कि अगर आप 6 की का यूज करते हैं तो उसमें भी आपको ये मदद करेगा। रही बात एक पॉइंट की, जैसे अगर लंग्स में बात करें तो इसका हॉटनेस पॉइंट LU7 है, और हाथ में भी देखें तो LU7 जो पॉइंट है आपका बिल्कुल साइड में है। तो यहाँ पे जो LU7 पॉइंट्स है, बहुत बार लोग बिल्कुल सामने सामने लगा देते हैं। LU7 थोड़ा सा नीचे की तरफ है, इस जगह पे नीचे की तरफ है, ड्रॉ नहीं हो रहा है, सॉरी, इस जगह पे है थोड़ा नीचे की ओर, यानी ये हल्का साइड की तरफ है LU7। जब उस चार्ट को हम दिखाएंगे, या इस चार्ट में आप देख सकते हैं LU7 की लोकेशन अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये साइड में। तो LU8 के थोड़ा सा क्रॉस जाएंगे तो आपको LU7 का लोकेशन वहां पे दिख जाएगा। तो इस चार्ट में जब हम लोग देखेंगे, और आप बॉडी में भी, आप अपने शरीर में, या जो TCM की मेरिडियन सिस्टम है उसमें भी आप देखेंगे तो LU8 के बाद LU7 थोड़ा नीचे की तरफ गई हुई है इस तरह से। ये यिन यांग पे आएगा? इन यांग पे पूरी तरह नहीं है, लेकिन थोड़ा साइड जरूर है, पूरी तरह इन यांग पे नहीं, थोड़ा साइड है। वो जब हम दिखाएंगे आपको, मेरिडियन भी दिखा देंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, LU7 LU9 एक साथ दो मैग्नेट एक सीधा में लगा देते हैं, वो गड़बड़ है। आप अगर ब्योल में उसका देखेंगे फिगर, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का सेशन हम लोग इसी डिस्कशन पे रहने देते हैं और यहीं पे इसको समाप्त कर रहे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट में इसको 5 एलिमेंट वाले सबके जितनी मेरिडियन है सबके कमांड पॉइंट्स के लोकेशन आप लोगों को दिखा देंगे। उसके बाद एक एक मेरिडियंस के पॉइंट एप्लीकेशन आप लोगों को हम दिखा देंगे कि कैसे आप इसको अपने हाथ पे देख पाए, वो आपको आसानी हो जाएगी थोड़ी। तो इसी के साथ हम सर को हैंड ओवर कर रहे हैं क्लास। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर।
थैंक यू सर। निरंजन जी ने बहुत बढ़िया पढ़ाया। आप लोगों को बताया, देखिए हम लोगों की ये क्लासेस 1 तारीख से चल रही है। हम लोगों ने अभी उसको ग्रुप में डाला हुआ था, लेकिन अभी हमने अन्य ग्रुप में भी भेज दिया है। ये फ्री क्लासेस हैं और इनसे आप जो मेरिडियन का जो पाथवे है या उनके लोकेशन ऑफ पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग जान सकते हैं, चाइनीज में भी और हम लोग आयुर्वेदिक में भी। 1-1 घंटे की क्लासेस हैं। ये 30 तारीख तक चलेंगी, इसके बाद फिर चलेंगी ये कंटिन्यूअस। अगले सेमेस्टर में जब हम लोग शुरू करेंगे, तो अगले सेमेस्टर 1 से हम लोग जब शुरू कर देंगे, तो ये फिर क्लासेस, संडेज की क्लासेस ये कंटिन्यू करेंगी। टाइमिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो टाइमिंग का हम इंफॉर्मेशन देंगे और ये क्लासेस वैसे ही कंटिन्यू चलेंगी। आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए, हर एक पॉइंट को समझिए। और लोकेशन आप जानने से आपको ये लगेगा कि जब लोकेशन जान जाएंगे और ये लैंडमार्क सिस्टम जान जाएंगे, तो उसमें हमको पॉइंट्स की लोकेशन में आसानी होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे ब्योल मैग्नेट्स हैं BM1 और BM2, नॉर्मली आप देखिएगा कि 3 mm डायमीटर का के आसपास का हमारा होता है BM1 और 5 mm डायमीटर का होता है लगभग BM2। और जो हमारी लोकेशन, जो हमारा पॉइंट्स बताया गया है, एकू पॉइंट्स जिनको हम बोलते हैं, उनका डायमीटर 1 से 3 mm होता है, ऐसा आगे की किताबों में कहा गया है। हमारे यहाँ पर तो डॉक्टर वॉल की जो 3-4 सेमेस्टर 3-4-5 सेमेस्टर 3 में जो ट्रिटाइज 3-4-5 है, इनमें उसका वर्णन नहीं है। अन्य किताबों में है, कुछ विदेशी किताबों में इसका वर्णन है जो डॉक्टर वॉल के उस पर आधारित है। तो कभी आपको जैसे लग रहा है कि लोकेशन में आपको कभी लगे, जैसे आप एक आध लोगों ने भी क्वेश्चन किया कि मान लीजिए, कभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन एक्यूरेसी का मतलब ये है कि अगर आधे ब्योल मैग्नेट का अंतर है और आपने लगा दिया है, तो पूरा कोई ब्योल मैग्नेट चाहे छोटा लगा हो, BM1 चाहे BM2, वो उस एरिया को कवर कर लेगा। ये बताने का वो है कि 1 से 5 mm डायमीटर का हमारा एकू पॉइंट होता है, तो BM1 जो है हमारा वो उस लगभग 3 का होता है, तो वो भी उसको कवर कर लेगा। BM2 लगा देंगे, तो अगर आपने थोड़ा सा अलग भी लगा दिया, मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपने अलग भी लगा दिया है, तो भी तो उस एरिया कवर कर लेगा। इसलिए ये मन में दुश्चिंता मत पालिएगा कि हमने गलत लगा दिया है, क्योंकि जब ये दुश्चिंता पाल लेंगे, आपको भले न लगे, लेकिन यह दुश्चिंता उसको, क्योंकि आपके हाथों में शक्ति है। देखिए, आप मानते होंगे, आप हम लोग दूसरी थ्योरी मानते हैं, आक्यूप्रेशर और चाइनीज और आयुर्वेद, हम लोग मानते हैं कि आपके हाथों में शक्ति है, ईश्वर ने दिया है। वो शक्ति आप मैग्नेट के माध्यम से और हाथों में जो है उनके माध्यम से कर रहे हैं। तो आप टच करते हैं, दूसरे को टच करके, तो आप कोई एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। कोई फिंगर आप यूज करेंगे, एनर्जी तो ट्रांसफर होगी, चाहे आपके पास आए चाहे आप उसको दें। तो इसलिए जब कभी ब्योल मैग्नेट के माध्यम से आप टच करते हैं, तो आप कुछ एनर्जी तो दे ही रहे उसको। तो ऐसा अगर आपने सोच लिया कि हमने ठीक नहीं किया, तो दिस इज नेगेटिव एनर्जी, उससे फिर उसका भला नहीं होगा, आपका भला नहीं होगा, आपके मन में दुश्चिंता होगी और उसका भी भला नहीं होगा। आप स्वस्थ मन से दीजिए, आपको जितना, इसीलिए कहते हैं कि अच्छा नॉलेज करिए, ताकि आप बढ़िया पढ़िए और पढ़ने के बाद बढ़िया लोकेशन लगाइए, बढ़िया पॉइंट्स लगाइए। लेकिन कभी एक आध पॉइंट्स में कहीं गलती हो भी जाए, तो दुश्चिंता मत पालिएगा और मन में बिल्कुल दृढ़ भाव रखिएगा कि हमने सही, आपने गलत लगाया, कोई त्रुटिवश हो गया, कोई ऐसा आपका इंटेंशन था नहीं, तो आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, पॉइंट्स बिल्कुल सही लगेंगे। चिंता मत करिए, खूब सीखिए, खेमका सर के सपनों को पूरा करिए, ट्रांसफर करिए। जी सर, ओरिजिनल पॉइंट अगर बॉडी पे ओरिजिनल पे लगा रहे हैं, तो BM2 लगाएं या BM5 लगाएं? देखिए, लोग हमने कहा ना कि आपको 1 से 3 mm डायमीटर का ये उन्होंने लिखा हुआ है,
डॉक्टर वॉल की किताब के आगे के रेफरेंसेस में है। तो इसलिए कोई भी BM2 लगा देंगे तो भी चलेगा, BM1 लगाए तो भी चलेगा। स्पेस के हिसाब से हम बोलते हैं ना, अगर स्पेस अधिक है तो नहीं BM सर, हाथ पे नहीं सर, ओरिजिनल पे। जैसे अगर हम CV3 लगा रहे हैं ओरिजिनल, या CV7 लगा रहे हैं ओरिजिनल पे, बॉडी पे, तो ये छोटे मैग्नेट चल जाए या बड़े करने बिल्कुल पड़ेंगे? चल जाएंगे। हमने आपको कहा ना कि जो उसमें जो किताब में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि मैंने तो उसको नहीं किया, वो रिसर्च में आया है कि अगर ये BM2 भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन पॉइंट की। लेकिन हाँ, आपने अगर BM3 लगा दिया, एग्जाम समझ लीजिए, अगर आपने BM3 लगा दिया और लोकेशन के आसपास भी लगा दिया तो आपको कवरेज मिल जाएगा, ये उससे फायदा है। जैसे पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन पे आप नहीं लगाया और BM5 लगा दिया और एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं लगाया तो भी BM5 का कवरेज एरिया बढ़ जाएगा। इसकी वजह से वो पॉइंट भी, जो आपका लोकेशन का पॉइंट है, वो भी टच कर जाएगा। ये मेरा कहना है। जी सर। आप समझ रही मेरी बात? उसका एरिया कवरेज बड़ा है, आपने जो BM5 लगाया और आपका पॉइंट मान लीजिए बिल्कुल किनारे आ रहा है तो भी वो उसको स्पर्श कर रहा है, इसलिए फायदा है। बड़े स्पेस में जहां अधिक जगह है वहां अगर BM5 आप लगा रहे हैं तो आप अगर कोई लोकेशन आपकी थोड़ी बहुत गलत भी होगी तो वो उसको कवर कर लेगा, ये उससे अंदाजा मिलेगा। छोटी जगह में कम गलती है, बड़ी जगह में अधिक गलती हो सकती है, इसलिए जैसे BM5। सर BL30 है, वो हिप्स में आता है, वो मतलब बटक्स पे आता है। तो अगर जब BL30 और BL31 हम जब साइटिका के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो जैसे BM1 मैग्नेट लगाते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है, हाँ, तो तो अभी हमने कहा ना कि BM5 आप लगाने से आपका वो कवरेज बढ़ जाएगा, तो अगर पॉइंट कहीं आसपास भी होगा तो भी टच कर लेगा उसको, ये कह रहा है। जी सर। ये फायदा हुआ। अगर एग्जैक्ट लोकेशन है तो आप BM1 भी लगाएंगे तो भी चलेगा एग्जैक्ट लोकेशन पर। तो 1 से 3 mm डायमीटर, 1 से 3 mm इसका भी 3 करीबी होता है इसका, और 5 उसका होता है लगभग, तो 5 डायमीटर वाला जो है कवर कर लेगा। इसलिए कह रहा हूं कि यह जहां स्पेस अधिक है वहां 5 लगाते हैं हम लोग, तो हमारा ये है कि अगर वो लोकेशन आसपास भी हो तो उससे कवर कर लेगा। जी ठीक है, सर। बस ये फायदा है। तो आप लोग लेकिन मन में दुश्चिंता मत पालिए। इसका एक उदाहरण अगर समझना है तो जैसे एक्यूपंक्चर करते हैं, कितनी पतली नीडल होती है, तो इसलिए अगर आप BM1 भी लगाएंगे लेकिन आप अगर परफेक्ट ढूंढ सकते हैं तो BM1 लगा दीजिए, वो भी काम करेगा। तो बहुत अधिक चिंता मत कीजिए। और लोकेशन जो है ना, थोड़ी बहुत हाथ के हिसाब से बदल ही जाएगा, क्योंकि भाई अगर एक हम सामान्य अगर हाथ मान चल रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना जरूरी कि हमारे पास ऐसे ही हाथ आएंगे। बहुत ऐसे हाथ होते हैं, इतने पतले होते हैं कि आप वहां पे आपको डिवीजन करने में आपको खुद सेंस लगाना पड़ेगा वहां। जी, तो उसमें परेशानी मत समझिए, ज्ञान बढ़ाइए और दुश्चिंता मत पालिए। मेरा बस दूसरा कहना है, मैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव बता रहा हूं कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये कहता है कि आप अगर अच्छे मन से कर रहे हैं तो उसका फल बहुत अच्छा होगा, और अगर आपको दुश्चिंता स्वयं हो गई तो आप भी दुखी रहोगे और सामने वाला जिसको आपने लगाया वो भी दुखी रहेगा। तो इसलिए बहुत अधिक नहीं, आप चिंता मत करिए, अब पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए, पॉइंट्स का लोकेशन बढ़िया समझ ही रहे हैं हम लोग, कोशिश करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ऐसी क्लासेस चलेंगी। आप इसको और प्रचार प्रसार करिए। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से वीडियो देखें और खेमका सर के सपनों को पूरा करिए। उनका सपना था कि ये हमारी सबसे बेस्ट थेरेपी के रूप में जानी जाए और हम किसी थेरेपी को बुराई न करें, मन में अहंकार न रखें, लोभ मोह इनसे थोड़ा दूर रहें। लोभ मोह क्या है? आप प्रैक्टिस करते हैं, आपकी फीस 500 रुपए है, ठीक है, लीजिए आप, लेकिन आप ये मत करिए कि बीमारी को बढ़ाने के लिए कोई चीज और कर दीजिए। और एक साहब थे, बता रहे थे, JP अग्रवाल सर ही बता रहे थे कि उन्होंने 30,000 रुपये ले लिया और कहा कि तुमको तो कैंसर टाइप का हुआ है, तो आपको बहुत इलाज करना पड़ेगा, तो बहुत से पॉइंट लगा दिए जिनका यूज नहीं था। तो ये एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे एग्जाम्पल मत कर, इनको लोभ मोह हम कहते हैं। अदरवाइज आपका ठीक है, आप अपना जो आपका रिम्यूनरेशन है वो चाहिए, आपको लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तो हम लोग अब मिलेंगे और खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे, और फिर जो उनका सपना था कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, इन्हीं को पूरा करने के लिए हम लोग मिलेंगे 2 मिनट बाद। अभी आप 2 मिनट का गैप ले रहे हैं हम लोग और बस फिर हम लोग मिलते हैं।